नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। और आज तारीख है 22 फरवरी। और आज के करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि यदि आप एमपीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं और एमपीजी के एग्जाम गुरुजी का लॉन्च हो चुका है, साथ ही में एमपीपीएससी प्री की टेस्ट सीरीज हमारी लगातार चल रही है। आप इसको कभी से भी ज्वाइन कर सकते हैं और आपको ये सभी 80 टेस्ट देने को मिलेंगे। मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। एक टेस्ट आप 100 टाइम्स 1000 टाइम्स जितने टाइम्स देना चाहे दे सकते हैं, विद सॉल्यूशंस है। साथ में ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। यूनिट वाइज टॉपिक वाइज पूरा कवर किया गया है। इसका शेड्यूल आप जब ऐप में जाएंगे तो वहाँ पे दिया हुआ है, या हमारे नीचे दिए गए नंबर में किसी में भी आप इसको व्हाट्सअप करके मंगा सकते हैं शेड्यूल। साथ ही में एमपीपीएससी प्री की जो जीके की बुक लॉन्च की गई है, पूरा का पूरा मध्य प्रदेश प्री में आपके जितने भी टॉपिक हैं जो कि एमपी के हैं, सब कुछ कवर किया गया है, बहुत ही विस्तार से है। और आपकी ये प्री नहीं के और साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी काम करेगी। कुछ चीज़ें हम इसमें और एक्स्ट्रा ऐड करने वाले हैं कि वो ये कि आपके जो टॉपिक मेंस में भी हैं, हम उनको भी थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे ताकि आपको जानकारी रहे कि आप ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये आपके मेंस में भी है। उसको हम अलग से उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, तो आपको बुक के अंदर ही मिलेगा। साथ ही में आपके पूरे के पूरे टॉपिक कवर किए गए, इसकी भी डेमो पीडीएफ आप नीचे दिए गए नंबर पे मंगा सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमेशा की तरह हमारी शुरुआत एक सुबह के विचारों के साथ होती है, और आज का जो विचार है वो चाणक्य का है कि अधिक सीधा साधा होना भी अच्छी बात नहीं है। सीधे वृक्ष पहले काट लिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े बच जाते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमें जो सहज होना, सरल होना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इतनी सहजता भी नहीं होनी चाहिए कि हमें कोई मूर्ख बना करके चला जाए, या इतना सरल भी नहीं होना चाहिए। शुरुआत करेंगे आज के पहले प्रश्न के साथ। जो आईबीएसए है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो जो इसकी स्थापना हुई थी 2003 में हुई थी। घटनाक्रम ये हुआ है कि अभी भारत ने इस जो कोष है इसमें अपना एक योगदान दिया है, $1 मिलियन का। काहे के लिए दिया है? कि गरीबी और भुखमरी उन्मूलन के कोष में $1 मिलियन का योगदान दिया है। देखिए, जो आईबीएसए है इसका फुल फॉर्म है इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। ठीक है, आईबीएसए, साउथ अफ्रीका का ए भी ले लिया गया, तो ये पूरा फुल फॉर्म हो जाता। अब इसकी जो स्थापना की गई थी, कई देशों ने मिल करके गरीबी और जो हमारे यहाँ गरीबी के कारण भूखमरी भी होती है, उन सब चीज़ों को कम करने के लिए इन सभी ने मिल करके एक सबसे पहले एक संस्थान बनाया। संस्थान बनाने के बाद क्या हुआ कि यह जो पूरा का साउथ चेक है, इसमें भारत जो है इसके स्थायी प्रतिनिधि के रूप में स्थापित हुआ। अब इस फंड में क्या होता है, सभी देश मिल करके एक संयुक्त कोष बनाते हैं, उसमें अपना क्या करते हैं, पैसा डोनेट करते हैं। उसके भी अलग अलग क्लॉज होते हैं कि कौन कितना डोनेट करेगा, और सभी लोग मिल करके उस कॉमन फंड का एक दूसरी कंट्री के साथ क्या करते हैं, यूज करते हैं। हालांकि इसकी जो शुरुआत हुई थी 6 जून 2003 को ब्रासीलिया के डिक्लेरेशन के दौरान हुई थी। जितने भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे उस टाइम पे, उन्होंने इसका जो नाम रखा था उस टाइम पे टेम्परेरी आईबीएसए फोरम रखा था। बाद में क्या हुआ, 2004 में भारत में ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका द्वारा इसका एक कोष स्थापित किया गया। और पहले बातें होती हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, इन सब चीज़ों के बाद ही कोई कोष डिसाइड किए जाते हैं। 2006 में फिर इसका एक फंड नाम से आईबीएसए फंड स्थापित किया गया, और डिसाइड किया गया कि इसका जो फंड होगा इसका हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, क्या तरीका रहेगा। और सभी लोग इस फंड में पैसा देते हैं, जिनमें से एक भारत भी है। लगभग अब तक वो 15.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दान दे चुका है। 2021 का जो इसका सब्जेक्ट था, जनसांख्यिकी और विकास के लिए लोकतंत्र, इसके तहत 2021 में भारत इसका अध्यक्ष रहा। ये रोटेट होता रहता है, अध्यक्ष जो भी होती है ना, प्रेसिडेंसी, ये रोटेट होती रहती है, अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग टाइम पे मिलती है। बात करें मैं अगले टॉपिक की कि इंडस एक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, हो चुका है। ये कहाँ पर होगा? तो ये हो रहा है, देखिए, दिल्ली पर। इंडस एक्स है क्या? यहाँ पर इंडिया का इंडिया ले लीजिए और यूएस का यूएस ले लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये दो देशों के बीच में है। एक्स का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, रक्षा हो जाती है। तो क्या हुआ था, प्रधानमंत्री की जब अभी 2023 में यात्रा थी अमेरिका की, तो वहां पर इन्होंने एक इंडियन और अमेरिकी डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम डेवलप करने की बात करी थी कि जो भी रक्षा से संबंधित उत्पाद होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है या डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसको लेकर के हम एक बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ चीज़ों को शेयर करेंगे। एक एमओयू साइन हुआ था
भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा के संबंधित की सभी प्रकार के, क्योंकि देखिए अमेरिका कहीं भी बात करिए रक्षा के मामले में एक बहुत मजबूत कंट्री है। इंडिया जो है ग्रोइंग कंट्री है, और इंडिया में वर्तमान में आप देखेंगे कि इंडिया में प्राइवेट प्लेयर्स काफ़ी इन्वॉल्व हो रहे हैं। किस फील्ड में? रक्षा उत्पादों के फील्ड में, जिनमें से मध्य प्रदेश में भी जो भी बिजनेस समिट हुई थी तो वहाँ पर मध्य प्रदेश ने भी रक्षा संबंधित जो उद्योग है उसको भी क्या किया था, इनवाइट किया था कि हमारे यहाँ भी पहले से ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह चल रही हैं, हमारे यहाँ आर्मी के कई हेड क्वार्टर्स हैं यहाँ पर, और बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं। ग्वालियर हो गया आपका, इंदौर का महू सेंटर हो गया, जबलपुर हो गया, तो इन सब जगहों पे भी हमारे यहाँ अलग अलग सेंटर्स हैं आर्मी के। तो आप यहाँ पर एक तरह से रक्षा उत्पाद भी बना सकते हैं, हमारे पास इसका बहुत बड़ा वैक्यूम है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के भारत क्या कर रहा है कि अब रक्षा को बिजनेस क्षेत्र में आ रहा है, क्योंकि भारत जो है बहुत सारे जो क्या कहते हैं वेपन्स होते हैं उनका क्या करता है, आयात करता है। बहुत बड़ा, ये एक बहुत बड़ा मार्केट है कि आपस में देशों को लड़ा दो। देखो जब सबके हथियार रखे रह जाते तो आपस में कंट्रियों क्या कर दिया जाता है, लड़ा दिया जाता है। ठीक है, इसका फायदा क्या मिलता है कि सबके अपने अपने हथियार बिकने लगते हैं, ये सिस्टम चलता है। लेकिन आपको क्या करना है भाई, करना तो पड़ेगा। तो भारत ने भी कहा कि ठीक है चलो अपन भी इसमें एंट्री कर लेते हैं। भारत अब मिसाइलें भी बेच रहा। हमारा उद्देश्य अलग होता है, हम किसी को लड़ाने वाले लोग नहीं हैं। भारत हमारा एक बहुत शांतिप्रिय देश में गिनती होती है। लेकिन जब बहुत बड़ा एक बिजनेस क्या कहते हैं ओरिएंट तैयार होता है, एक वहाँ पे वैक्यूम होता है, तो हर कंट्री को इन सब चीज़ों को क्या करना पड़ता है, आगे बढ़ना होता है। तो जब हम स्वाभाविक रूप से इंडिया जब यूएस के साथ ऐसी एमओयू साइन करेगा, बिजनेस को लेकर के बात करेगा, उनके साथ चीज़ों को शेयर करेगा, रक्षा से संबंधित टेक्नोलॉजी शेयर करेगा, तो हम भी कहीं ना कहीं सीखेंगे। ठीक है, तो सीखने के उद्देश्य से भी ये किया जाता है और ये शिखर सम्मेलन होता है। तो जो एक देखिए यूएस हर मामले में हमसे बहुत सारे मामलों में आगे है, तो उससे एक तो हमें ये पता चलता है कि हमें एक फ्यूचर में कहाँ कहाँ पे अवसर प्राप्त हो सकते हैं, कि हमें उनकी एक स्ट्रेटजी पता चलती है कि वो किस प्रकार के वेपन्स बना रहे हैं। आज भी भारत को ड्रोन्स खरीदने पड़ रहे हैं, तो अब यूएस के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है ड्रोन्स की, वो छोड़ो आप ईरान के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, ब्राज़ील के पास सॉरी इसराइल के पास भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, टर्की में जो अभी आपका रसिया और इसके वार चल रहा है वहाँ पे भी देखोगे आप, उसमें टर्की के ही यूज किए जा रहे हैं, ड्रोन्स यूज किए जा रहे हैं। तो यहाँ जब ये बिजनेस समिट ऐसी समिट्स होती हैं तो एक दूसरे के साथ क्या होता है कि फ्यूचर को लेकर के जो वो उनकी टेक्नोलॉजी होती है उसको हम करीब से देखते हैं और हमें मालूम होता है कि ये टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है, एक अनुमान लगाया जाता है, हम सीखते हैं वहाँ से। तो ऐसे शिखर सम्मेलन का उद्देश्य यही होता है कि नवाचार, ज्ञान का आदान प्रदान करना, डिजाइन के लेकर की नई नई गतिविधियां करना, और पूरा का पूरा जब ये रक्षा से जुड़ा हुआ है तो रक्षा संबंधित यहाँ पर बातें की जाती हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 की। एक अच्छा प्रश्न है, आने वाले समय में आपसे पूछा जा सकता है कि लुधियाना कहाँ स्थित है। तो ध्यान में रखना है कि यह गुजरात में है। खबरों में क्यों है? खबरों में इसलिए है क्योंकि वहां पर एक पुरातात्विक खोज की गई थी। हालांकि इसकी कहानी कुछ अलग है। गुजरात का जो कच्छ एक गांव है, वहाँ के जो निवासी थे तो उनको ऐसा, मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो कि उनके बीच में एक भ्रांति फैली, या एक उनके पुरानी कहानियां चली आ रही थी। उन कहानियों में उनने ये सुना था कि यहाँ पर एक सोने का पूरा गांव था। तो इस वजह से उन लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे सोने की खुदाई या उसकी खोज करना उन्होंने शुरू कर दी। जब वो खोज करना शुरू करे तो सोना तो नहीं मिला, लेकिन सोने से भी कीमती चीज मिल गई, और वो ये थी कि खुदाई के दौरान पे उनको हड़प्पा कालीन बस्ती मिली। ठीक है, तो वो सोने से कीमती इसलिए है क्योंकि वो हमारी एक आइडेंटिटी है, हमारा एक इतिहास होता है कि हमारा जो वर्तमान है ये कितने पुराने समय से हमारी ये परंपरा चली आ रही है। हमारी जो एक आइडेंटिटी वो कितनी पुरानी है। ठीक है, हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, और इतिहास जो होता है वो सोने से भी खरा होता है। तो हड़प्पा कालीन जब बस्तियां मिली तो हमें वहां पर क्या हुआ कि फिर थोड़ी सी गतिविधियां तेज हुई, और ये कच्छ का जो ये लुधियाना है, ये धोलावीरा के से लगा हुआ है, लगभग 51 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र है, और विश्व धरोहर स्थल जो धोलावीरा है उससे लगा हुआ है। ठीक है, तो गांव के लोग क्या हुए कि उनने ये लगा कि ठीक है भैया सोना मिल जाएगा तो हम लोग जल्दी से अमीर हो जाएंगे। तो अमीर होने के चक्कर में उनने पूरा खोद डाला। जब खोद डाला तो उनको मिला वहां पे हड़प्पा कालीन। तो हड़प्पा कालीन मिला तो फिर उसके बाद उनका काम वहां से खत्म हो जाता है और शुरुआत हो जाती है पुरातात्विक खोज की। पुरातात्विक खोज जब वहां पे हुई तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट सीधे वहां पे पहुंचता है, और उनने उन पुरातात्विक जो खुदाई में चीजें मिली उनका अध्ययन किया, और
बाद में ये उसका पूरी की पूरी एक साइट का नाम दिया गया। साइट का नाम जो दिया गया है वो दिया गया मोरोधारो। ठीक है, मोरोधारो भी याद में रखना है। वास्तुकिला, उसकी जो वास्तुकला है वो धोलावीरा से लगभग मिलती जुलती है, और ऐसा एक अभी अनुमान लगाया, खुदाई वहाँ पर चल रही है कि यहाँ पर एक मध्ययुगीन किले का एक निर्माण हुआ था, जो लगभग 4500 साल पुराना एक समृद्ध सभ्यता यहाँ पर क्या हुई थी, विकसित हुई थी। और साथ ही में यहाँ पर हड़प्पा कालीन जो मिट्टी के बर्तन है, ये सब चीज़ें मिली हैं, जो कि धोलावीरा में जो बर्तन मिले हैं उससे लगभग इनकी सिमिलरिटीज़ है इनके बीच में। विशेषज्ञों का ये ऐसा सुझाव है कि जो मोरोधारो है ये लगभग 2600 से लेकर के 1300 ईसा पूर्व के जो यहाँ पे क्या कहते हैं हड़प्पाकालीन जो भी अवशेष मिले हैं, ये इनकी जो आयु है लगभग 2600 से 1300 ईसा पूर्व की है। और इसके अलावा बात करी जाए धोलावीरा की, तो देखिए ये गुजरात है, भारत का जो नक्शा है यहाँ पे आपको ये गुजरात मिलेगा। गुजरात में आपको जो धोलावीरा मिलेगा वो इस जगह पे मिलेगा, बिल्कुल पाकिस्तान से लगा हुआ। कच्छ का जो रण है ये पाकिस्तान के साथ क्या करता है, शेयर करता है। ठीक है, तो यहीं पर ये पूरा का पूरा आपको मोरोधारो मिलेगा, और मोरोधारो मिलेगा, और ये बिल्कुल यहाँ से लगा हुआ है ये। ठीक है, और धोलावीरा की बात करी जाए तो विश्व धरोहर स्थल में आता है। इसकी जो खोज की गई थी ये जगतपति जोशी के द्वारा 1968 में की गई थी। कच्छ का जो रण है व्हाइट कलर का, आपको अक्सर अमिताभ बच्चन कैट दिखा होगा कच्छ के रण का। पहले वो एक पूरा तरह से आप ये कहिए कि रेगिस्तान था, उसको बाद में उसको पर्यटन के लिए बहुत सुंदर डेवलप किया गया है। ये खादिर बेट द्वीप है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, और ये यहाँ पर जो टेराकोटा की मिट्टी के बर्तन मिले हैं, सोने और तांबे के आभूषण मिले हैं, मोती मुहरे, मछली के कांटे, कलश, ये सब चीज़ें यहाँ पर मिली हैं। और ये साइट जो है सिंधु घाटी लिपि जो है उसके पत्थर शिलालेख वगैरह यहाँ पर मिले हैं। बढ़ेंगे हम लोग प्रश्न क्रमांक 4 में कि प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 21 फरवरी का जो दिन होता है वो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष जो थीम थी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में थी। तो बात करी जाए तो इसमें देखिए बहुभाषी शिक्षा, सीखने और अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ है। ये इस बार की थीम थी, थीम नहीं पूछी जाती है, तिथि याद रखनी, 21 फरवरी को मनाया जाता है। शुरुआत 99 से इसकी कहानी शुरू होती है, जब संयुक्त राष्ट्र ने शिक्षा और विज्ञान संस्कृति संगठन के लिए जो यूनेस्को है इसने एक सम्मेलन आयोजित किया था अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इसको मनाने की इन्होंने घोषणा करी। 2008 में अंतर्राष्ट्रीय भाषा वर्ष और यूनेस्को वर्ष की प्रमुख एजेंसी के रूप में इसको फिर नामित किया गया। बढ़ेंगे 5वें प्रश्न में। 5वां प्रश्न हमारा ये है कि 21 फरवरी 2024 को एक प्रसिद्ध हस्ती है अमीन सयानी, इनका निधन हो गया है। ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये रेडियो के जॉकी थे जिसको हम लोग बोला करते हैं, ठीक है, आरजे एक तरह से आप ये कह सकते हो, रेडियो प्रस्तोता थे। और उनका एक बहुत फेमस कार्यक्रम था, यदि आप रेडियो से जुड़े रहे होंगे तो गीत माला, वहाँ पर इनकी जो शुरुआत होती थी, बहनों भाइयों इसके बाद गाना आ जाता था। ठीक है, वो आवाज़ वो इन्हीं की थी, और बहनों भाइयों से ये शुरुआत करते थे, और फिर इसके बाद गीत माला ये गीत प्रस्तुत करते थे। तो भारत के बहुत बड़े एक स्तंभ रहे हैं रेडियो के क्षेत्र में, उसको उठाने के मामले में बहुत इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी। इन्होंने एक पत्रिका का संपादन भी किया था रहबर नाम से, फिर बाद में उसका अलग अलग भाषाओं में प्रकाशन हुआ था। नाम याद रखना है, क्या थे ये भी याद रखना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे छठे प्रश्न की, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की घोषणा कब की गई थी। इसमें कुछ नया इवेंट हुआ है, वो ये इसकी जो घोषणा की गई थी 2015 में की गई थी। और इसमें नया इवेंट ये हुआ है कि माल्टा एक देश है जो इसमें अब सौर जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका 119वां देश बना है। ठीक है, भारत के लिए ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई थी जब COP21 की बैठक हुई थी, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP21 की जब बैठक हुई थी, कब हुई थी, 2015 में। तो प्रधानमंत्री वहां पर गए हुए थे, उन्होंने इसकी एक तरह से आप ये कहिए कि इसकी नींव रखी थी, प्रपोजल रखा था, जिसको बाद में उस समय के जो पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति थे ओलांद, इन दोनों ने मिलकर के फिर बाद में इसकी घोषणा करी, और इसको क्या किया, धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल गई। मान्यता मिलने के बाद क्या, इसमें बहुत सारे देश जुड़ते गए और वर्तमान में 119 देश है। लेकिन इसकी जो नींव है, आपसे एक दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है, इसका उद्देश्य क्या है, तो ये जो पहल है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो स्थित हैं जो देश हैं, उन सभी देशों के बीच में
सौर संसाधन संपन्न देशों के बीच में क्या करना है, सहयोग करने के लिए एक मंच साझा करना है। क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य सबसे ज्यादा समय तक रोशनी देता है, तो वहां पे सोलर एनर्जी का एक बहुत बड़ा स्कोप होता है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके इसको प्रपोजल को रखा गया। बाद में 6 दिसंबर 2020 को ये लागू हुई। दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है, इसका जो मुख्यालय है वो गुड़गांव में है। पहला सम्मेलन भी बाद में जब हुआ था तो गुड़गांव में ही हुआ था। महानिदेशक वर्तमान में अजय माथुर है। माल्टा के बारे में पूछा जाए तो माल्टा सिसिली इटली के दक्षिण भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीप राज्य है। 3 द्वीप है उसमें, गोजो, माल्टा और कॉमिनो। 2004 में ये यूरोपीय संघ का सदस्य बना था। इसके पहले ग्रेट ब्रिटेन का यहाँ पर कब्जा था। बाद में 1974 में ये एक स्वतंत्र गणतंत्र राज्य बन गया। और साथ में यहाँ की जो राजधानी है ये वैलेटा है। बोली जाने वाली भाषा जो है माल्टीज या अंग्रेजी यहाँ पर बोली जाती है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की। और हालांकि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने वाला नहीं, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न बन सकता है भविष्य में, हमने उसको शामिल किया। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार पासपोर्ट कार्यालय कब प्रारंभ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में जो पहली बार पासपोर्ट कार्यालय प्रारंभ हुआ था वो 1978 में हुआ था। इसमें से यदि आप मेरे से पूछोगे तो केवल इतना ही काम का आपके है। इसको आपको अपनी जो भी MPGK की बुक है वहां पर यदि ये नहीं है तो इसको अपडेट करके रख लेना। बाकी का हुआ ये है कि अभी जो उप मुख्यमंत्री है वर्तमान में मध्य प्रदेश के, श्री जगदीश देवड़ा, और वहाँ के सांसद हैं, इन्होंने मंदसौर पे एक नए क्या कहते हैं पासपोर्ट कार्यालय का इन्होंने शुभारंभ किया है। शुभारंभ इसके यहाँ पे हुआ मंदसौर में। इसके अलावा भी इंदौर में भी कार्यालय है इस प्रकार का, भोपाल में भी है, सिवनी में भी है, सतना में भी, बहुत जगह भी खुल चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ जाते हैं। बात करेंगे जनजाति और लोक कलाओं के प्रशिक्षण के लिए देश का पहला गुरुकुल कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा खजुराहो में। मुख्यमंत्री के द्वारा भी हाल ही में इसकी घोषणा की गई है। वहां पर चल रहा है कार्यक्रम नृत्य का। तो वहां पर उन्होंने घोषणा करी है कि हम जनजाति लोक कलाओं के प्रशिक्षण के लिए देश का पहला गुरुकुल बनाएंगे। कहां पर? खजुराहो में। गुरुकुल नाम है तो स्वाभाविक रूप से और जनजातियों से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपको जनजाति और जो ग्रामीण समुदाय हमारा, उनकी जो पारंपरिक कला है, चाहे वो नृत्य हो, गाना हो, वाद्य यंत्र हो, चित्र हो या साहित्य, ऐसा साहित्य जो लिखित नहीं है, मौखिक में है, ऐसे लोगों को गुरुओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसको आगे बढ़ा जाएगा, उसको जीवित रखा जाएगा। यही मोटा मोटा उद्देश्य होगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक मंत्री जो है धर्मेंद्र सिंह लोधी हैं। अगला प्रश्न भी खजुराहो के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। हाल ही में वहां पर कथक नृत्य से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये कहां पर बना है? देखिए खजुराहो में बनाया है। प्रश्न इसका ये बनेगा, कितने कथक कलाकारों ने? तो 1484 कथक कलाकारों ने एक कथक कुंभ का आयोजन किया गया था। बहुत ज्यादा डीप में जाएगा तो आपसे ये पूछेगा कि किस राग लय में हुआ था? तो राग बसंत की लय पे हुआ था। इतने कलाकारों ने यहाँ पर प्रस्तुति दी है, 1484 कथक नृत्य किए हैं एक साथ, तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। इसके पहले तबले का भी तानसेन समारोह जो हुआ था, 1282 तबला वादकों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था ग्वालियर में। और शुरुआत जो उसकी हुई थी खजुराहो नृत्य महोत्सव की 1975 में हुई थी। 50 ईयर्स यहाँ पे इसके कंप्लीट हुए हैं, 50वां वर्ष चल रहा है। और इसका जो आयोजन किया जाता है मध्य प्रदेश सरकार का जो सांस्कृतिक विभाग है उसके अंतर्गत आता है उस्ताद अलाउद्दीन का संगीत कला एकेडमी, इसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इसके दौरान अलंकरण समारोह भी होता है। हमने आपसे पिछले दिनों एक प्रश्न पूछा था कि हाल ही में इस्लाम नगर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। बिल्कुल आशा के अनुरूप आप सभी लोगों के बहुत अच्छे आंसर मिले, बहुत सारे लोगों के मिले हैं, और आप सभी लोगों को ऐसे ही आंसर करने चाहिए। ये करंट अफेयर आपका है, आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो इस करंट अफेयर को सुनने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो आप सभी लोग आंसर जरूर किया करें। काफी लिखने वाले बस आंसर आते हैं, लेकिन ABCD वाले भी बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है भाई, आंसर नहीं आ रहा है, 4 लाइन का आंसर, आप उनके पास समय की अभाव है, नहीं लिख पा रहे, तो ABCD में ही आंसर करा करिए, जरूर किया करिए। और करंट अफेयर पसंद आता है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। एक व्यक्ति एक करंट अफेयर जरूर शेयर किया करो, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लिए आप कर लिया करो। ठीक है, शुरुआत करते हैं इसके आंसर की। आंसर सभी लोगों का सही था कि जगदीशपुर इसका नाम बदल करके किया गया। इसका इतिहास रहा अपना, और इसका इतिहास ये रहा कि उस समय पे जो ये देवड़ा जो राजघराना है, वंश था, उनका ये एक तरह से यहाँ पर राज था। और बाद में क्या हुआ था कि जो दोस्त मोहम्मद खान है, उन्होंने एक षड्यंत्र पूर्वक, जो नरसिंह देवड़ा चौहान थे, उनको पराजित तो नहीं कर पाए थे, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक उनकी क्या कर दिया था? हत्या कर दिया था। हत्या करने के बाद
इन्होंने जगदीश नगर का जो नाम है इस्लाम नगर कर दिया। और इसके बाद यहाँ पर गोंड महल, रानी महल, चमन महल, ये यहाँ पे जो स्थापत्य की धरोहर मध्य प्रदेश की वो यहाँ पर हैं। और भोपाल की पहले एक ग्राम पंचायत थी, भोपाल रियासत की राजधानी हुआ करती थी। जगदीशपुर को देवड़ा राजपूतों ने बसाया था, तो बाद में इस्लाम नगर को, क्योंकि ऐतिहासिक महत्व था उसका, तो उसका वापस से नाम बदल करके क्या कर दिया गया, इसका नाम जो कर दिया गया जगदीशपुर कर दिया गया। आशीष जामरा का उत्तर मिला था, साथ में राजकुमारी सिंह ने भी उत्तर दिया था कि भोपाल का पूरा नाम भोजपुर है। 1724 में दोस्त मोहम्मद खान ने इसकी नींव रखी थी। नवाबों की रियासत रही है, फांदा तहसील में आती थी और इसका पुराना नाम जगदीशपुर। 1751 में दोस्त मोहम्मद खान ने इसका नाम बदला था। गौहर महल, शौकत महल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये सब कुछ भोपाल में है। 5 पहाड़ियों में ये बसा हुआ है, झीलों की नगरी है ये। और साथ में कमलापति, रानी कमलापति जो आपका रेलवे स्टेशन का नाम भी रखा गया है। बाकी सभी लोगों के आपके आंसर मिले थे, मुझे शशांक के मिले थे, साथ में ये फ्री कोड के भी मिले थे। तो आप सभी लोग आंसर करते हैं, लगातार आंसर करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोग जो भी इनके आंसर्स पढ़ते हैं तो एक बार लाइक जरूर कर दिया करें। आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, सभी मेहनत के साथ बहुत अच्छे फैक्ट्स लेके आते हैं कि हमें उसके बारे में ज़्यादा एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत वैसे बिल्कुल भी नहीं रह जाती है। लेकिन चलते चलते आज का होमवर्क आप सभी के लिए, जिसको करना अनिवार्य है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी कोल जनजाति ने अंग्रेजी हुकूमत जो थी इनके अत्याचार के विरुद्ध एक कोल विद्रोह किया था। ठीक है, कोल विद्रोह जो हुआ था ये कब हुआ था, इसका कमेंट आपको नीचे 2 से 3 लाइनें जो भी इसके बारे में मालूम है आपको जरूर बतानी है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जनजातियां हमारे टॉपिक में जुड़ गई हैं। कोल जनजाति भी है, उनका ऐतिहासिक महत्व भी है। और अभी कोल महाकुंभ का भी आयोजन सतना में किया गया था। ठीक है, पिछले वर्ष ही किया गया था। शबरी को भी ये लोग अपनी माता मानते हैं। बहुत कुछ आपको इनके बारे में जानने को मिलेगा। और हमारे टेलीग्राम में बीच बीच में इनके बारे में जानकारी, हमारी जो मध्य प्रदेश की जनजातियां उनके बारे में कुछ अच्छे फैक्ट्स भेजे जाते हैं। आप सभी लोग एक बार टेलीग्राम चैनल जरूर विजिट कर लिया करें। साथ में इस पूरे करंट अफेयर की जो एक प्रॉपर PDF होती है वो हमारे द्वारा आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो वीडियोस को केवल आपको देखना है, सुनना है, लेकिन कंटेंट को जब नोट करने की बात आएगी तो आपको सीधे PDF डाउनलोड करना है, क्योंकि यहाँ से एक्स्ट्रा कंटेंट आपको वहाँ पे मिलता है। और जो भी कंटेंट मिलता है आपको और ऐसा लगता है, मैं बीच बीच में आपको बता भी देता हूँ कि ये आपको बुक में अपनी अपडेट करके रखना है, तो ऐसी बातों को आप अपने बुक के सबसे लास्ट पेज में या उस सेक्शन में जा करके एक छोटा सा पॉइंट बना करके जरूर लिख लिया करें। ये एक अच्छे छात्र की निशानी होती है और इसको आपको फॉलो करना है। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कहीं कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे सिलेबस से जुड़ा हुआ है या भविष्य में पूछा जा सकता है, तो उसको लिखने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। जैसे अब तक 5 से 6 बार 1975 खजुराहो महोत्सव बता चुके हैं, याद करके रखना कब से शुरुआत हुई थी। गलती से उनने बोल दिया कि नहीं 75 नहीं 76 हुई थी 1976, याद रखना ये प्रश्न डिलीट नहीं करने दूंगा, इसका आंसर 1975 ही करवा के मानेंगे। ये आयोग से अब ये समस्या नहीं रहेगी कि 75 भी मान लो 76 भी मान लो, दोनों लोग को नंबर दे दे, नहीं 75 होगी। बाकायदे मध्य प्रदेश शासन ने लिखा है और मध्य प्रदेश शासन के पर्यटन विभाग ने बताया है कि 1975 से ही शुरू हुआ था, इसलिए हम 50वां वर्ष मना रहे हैं। तो फैक्ट्स भी इसी प्रकार से लेकर के आए जाएंगे। टेस्ट सीरीज या जी आपके नोट्स से संबंधित कोई भी जानकारी है नीचे दिए गए नंबर पे आप ले सकते हैं या डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। करंट अफेयर शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पढ़ाई जोरों से करके रखिए, 60 दिन आपके अब बचते हैं। हमारी और आपकी मुलाकात अगले एग्जाम दिन होगी करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।